गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले वीडियो में रासायनिक समीकरण के नियम को समझ चुके थे और इस वीडियो में जो है हम रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ समझेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा होगा कि इसका जो रासायनिक समीकरण की क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है उससे ई पर होगा, और तीसरा होगा आपका रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो इन तीन टॉपिकों को हम 10 से 12 मिनट में इसको डिस्कशन करेंगे। देखिए अभी 10 से 12 मिनट ही धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, तो आप लगातार जुड़ते रहिए इस सेशन से और इसका फायदा उठाते रहिए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत किया जाए कि टॉपिक आता है कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या क्या, अगर समीकरण का उपयोग किया जाए तो इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो कहता है कि अगर समीकरण का अगर यूज कर रहा है तो हमें कागज, कॉपी, समय की बचत होती है। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कम जगह छेकेगा और कम समय भी लगेगा, तो इसकी बचत होती है। दूसरा क्या कहता है कि इसकी सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा को के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। कहता है कि अगर प्रतिफल हमको निश्चित मात्रा में चाहिए, जितना चाहिए उतने अगर हमको प्राप्त करना है तो उसी की आवश्यकता अनुसार अभिकारक का हम उपयोग कर सकेंगे। अगला कहता है 3 नंबर, चूंकि संपूर्ण विश्व को एक समान संकेत एवं सूत्र का उपयोग किया जाता है, अतः इसे समझने की में कठिनाइयां नहीं होती है। कह रहा है कि अगर इसका उपयोग हम क्यों करेंगे, इसके लाभ क्या है। तो तीसरा कहता है कि संपूर्ण विश्व में, जैसे मान के चलते हैं कि हम जिंक को जिंक कहते हैं ना, जिंक कहेंगे, जेडन इसका होता है, लेकिन अन्य देशों में जिंक को जिंक ना कह के दूसरा तत्व कहे अपनी लोकल भाषा में, तब क्या करेंगे। अलग इसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखो, संकेत में लिखो कि जेडन जिंक का लिखा सकता है। उसी प्रकार के लोहा का एफी, फेरस का एफी होता है। तो हमारे यहाँ तो जैसे कि फिक्स कर दिया गया है कि एफी होगा, तो संपूर्ण विश्व में कहीं भी अगर लोहा का संकेत लिखाएगा तो एफी लिखाएगा। उसी प्रकार से कहा कि कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है कि संपूर्ण विश्व में जो हो रही है उसकी। तो बात को समझे कथा कि समीकरण के उपयोग के लाभ हम देख लिए। अब बात आती है कि जो समीकरण की क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, अगर समीकरण से लिखते हैं तो क्या क्या सूचनाएं हमको मिलती है। कहता है कि अभिकारक और प्रतिफलों के संकेत और सूत्र की जानकारी मिलती है। कहता है कि अगर हम समीकरण को देखें तो हमको याद जानकारी प्राप्त हो सकती है कि अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र क्या क्या है और संकेत क्या क्या है। देखिए गौर समझिएगा तो समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा, फिर से समझा दिया जाएगा आपको। आगे था कि अभिकारक और प्रतिफलों के पदार्थों की जानकारी मिलती, कौन सा पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है, इससे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे कहता है कि जो अभिकारक और उत्पाद है उसके परमाणुओं अणुओं की जानकारी, अपेक्षित संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। कहता है कि परमाणु और अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी भी हमको प्राप्त हो जाती है, किसका, अभिकारक और प्रतिफल का। उसी प्रकार के अभिकारक और प्रतिफल के मोलों की अपेक्षित संख्या की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला कहता है कि द्रव्यमानों की अपेक्षित संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। जो है रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है ना, जो अभिकारक है और प्रतिफल है, उसके द्रव्यमान के अपेक्षित संख्या की जानकारी मिलती है। फिर मोलों की अपेक्षित संख्या की जानकारी मिल पाती है। फिर उसी प्रकार से परमाणुओं की अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से पदार्थों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से सूत्र और संकेतों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखिए जानकारी प्राप्त हो तो जाती है, लेकिन ये कहाँ यूज होगा आपका, क्वेश्चन पूछ देता है कब को 2 नंबर में से रासायनिक समीकरण के क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है लिख के, इसलिए इसको गौर से देखना है, जो कोई विशेष बात इसमें है नहीं। अगला कहता है इसमें ना, गैसीय अभिकारक उत्पाद को अपेक्षित आयतन बताता है कि कितना आयतन कितना कितना है, कौन ज्यादा है कौन कम है, किसका है, प्रतिफल का और अभिकारक का। तो 2 टॉपिक हम समझे। तीसरा टॉपिक आता है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या क्या है। मतलब कि यह सीमाएं कहने का अर्थ है कि मतलब कि यह बहुत सारी चीज़ों का नहीं बताता है, मतलब कि इसके दोष क्या क्या है। सीमाएं कहेंगे या दोष कहेगा तो इसी को लिखेंगे। कहता है कि जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उसके भौतिक अवस्था की जानकारी हमें नहीं मिलती है। ये नहीं बताता है कि वह लिक्विड फॉर्म में है, कि वह सॉलिड फॉर्म में है, कि वह गैसीय फॉर्म में है। ये हमको बताता स्टेट में
ये नहीं बताता है हमको रासायनिक समीकरण। लेकिन वही बात क्या है कि यह आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी भी नहीं देती। ये भी नहीं बताता है रासायनिक समीकरण की यह अभिक्रिया जो हो रही है ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। उसी प्रकार से कहता है अभिकारक की जो शर्तें हैं, अभिकारक की शर्तों की भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है कि अगर अभिकारक का यूज होगा तो किन शर्तों पर होगा। लेकिन वही बात है कि अगर अभिकारक का वेग भी इससे पता नहीं चलता, ये सब दोष है इसके। पर कहता है इसमें यह भी नहीं पता चलता है कि अभिकारक विस्फोटक की जानकारी, मतलब कि अभिक्रिया होगी तब विस्फोट होगी, इसका वेग क्या होगा, इस सब की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए कि रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ क्या है। तो उपयोग के लाभ देखें, कागज कॉपी समय की बचत होती है। उसी प्रकार से इसकी सहायता से निश्चित मात्रा के निर्माण है, प्रतिफल के निश्चित मात्रा का निर्माण करना, तो उसी की आवश्यकता अनुसार अभिकारक की मात्रा को ज्ञात करके बनाया जा सकता है। अगला कहता है कि चूंकि विश्व जो है अन्य अलग अलग देशों में अलग अलग तत्व का अलग अलग नाम है, लेकिन अगर संपूर्ण विश्व में ऐसा ही नाम अगर चलता रहे ना तो समस्याएं हो जाएगी ना। इसीलिए कहा गया कि एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, उसी के आधार पर संपूर्ण विश्व काम करेगा। तो संकेत के रूप और सूत्र के रूप में समझाने का प्रयास किया गया। कहता है रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो कहता है कि अभिकारक हमको क्या क्या प्राप्त होता है, देखिए संकेत और सूत्र मिलता है अभिकारक का। फिर अगला कहता है कि पदार्थों की जानकारी मिलती है। फिर कहता है कि परमाणु अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी मिलती है। फिर कहता है मोलों की अपेक्षित संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। द्रव्यमानों की अपेक्षित संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। गैसीय अपेक्षा की आयतन की जानकारी, अपेक्षित आयतन की जानकारी प्राप्त होती है। और कहता है सीमाएं क्या है, तो यह हमें भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देती है। उसी प्रकार से ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी, इसकी भी जानकारी नहीं देती है। और अभिकारक की शर्तों को नहीं बता पाता है यह। और कहता है कि वेग भी नहीं बताता है कितना तेजी से हो रहा है चाहे कितना कम हो रहा है। विस्फोट पदार्थ होंगे इसकी भी जानकारी नहीं बताता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। आज की इतना ही। जय हिंद, जय भारत।